बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम की तरफ आ जाएं। लंबी ही तमहीद हो गई हमारी अपनी। सुहेल अफरीदी साहब ने मरियम नवाज को ख़त लिखा है। ख़त क्या लिखा है, मेरा मतलब है तराई निकाल के रख दिया है। उन्होंने बहुत ही जानदार तरीके से क्राफ्ट किया है सारे का सारा सानहा जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और उनके साथियों के साथ लाहौर में हुआ। जो प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई गई, जो सिक्योरिटी की धज्जियाँ उड़ाई गई, जो इज़्ज़त एहतराम की धज्जियाँ उड़ाई गई, जैसे धक्के मारे गए, जैसे पुलिस ने बदतमीज़ी की, रास्ते रोके गए, बिजली बंद की गई, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हो या जो हमारे कैदी उनके घर हों या दूसरी जगह हों, जिस तरीके से सुहेल अफरीदी और उनके साथियों और वज़रा के गिरेबान पकड़े गए, धक्के मारे गए, वो सब कुछ उन्होंने इस ख़त में जो हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने वो लिख कर मरियम नवाज़ के सामने रखा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि आइंदा हो सकता हम इसके ऊपर कोई कानूनी या जिस भी फोरम पर कार्रवाई कर सकते हुए ज़रूर करेंगे। और कहा, उसके साथ साथ ये भी बताया कि आपके वुज़रा ने, आपके ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स ने बेहुदा किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई हमारे खिलाफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से, और सब चीज़ की उन्होंने मजम्मत की। दूसरे लफ्ज़ों में आईना दिखाया। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो आगे से पार्टी है, क्योंकि ये है ही माफिया, शर्म वरम तो इनको आती नहीं है सबको, और ना ही ये इतने पढ़े लिखे हैं। अब ये ख़त का जवाब देंगे, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, उसमें वही बकवास लिखेंगे कि स्मगलिंग होती है, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा, तो ये मतलब फजूलियात उसके अंदर लिखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमसे जो हुआ है हम उस पर खामोशी इख्तियार करें और अब माजरत करें, या माजरत ना भी करें तो खामोशी इख्तियार करके आगे चलें। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा इक़दाम है उनका। उन्होंने एक ख़त लिखकर इस सब चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में फॉर्मली एक किस्म का रजिस्टर्ड कर दिया। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ एयरफोर्स के खसूसी तैयारे पर दुबई रवाना। याद होगा आपको, हमने 1.5 दिन पहले आपके सामने ये खबर उनके जाने से कोई 10-12 घंटे पहले आपके सामने रख दी थी। आपको हमने बताया था कि उन्होंने चले जाना है, उड़ जाना है, और पता अब ये भी चल रहा है कि वो जुनेद सफदर की शादी के कार्ड देने के लिए दुबई पहुंचे। अब ये हो सकता है कि ये सिर्फ पैकेजिंग हो, बिहाइंड द सीन कुछ और हो। हमारे जो सूतर हैं, वो जो हमारे ज़राए हैं, वो पीछे लगे रहेंगे। जो भी खबर हमें वहाँ से निकली वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहली बात तो ये कि हमारी खबर एक बार फिर कंफर्म हो गई कि जैसे हमने एडवांस में आपको बताया था कि मरियम नवाज़ जाएंगी, यहाँ हमें ये नहीं पता था कि नवाज शरीफ भी साथ जाएंगे। हमारे पास इत्तला सिर्फ इतनी थी कि मरियम नवाज़ जाएंगी। वो गई, लेकिन साथ बड़े मियाँ साहब भी गए हैं, और अब कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि वो वहाँ पर जुनेद सफदर के शादी के कार्ड बांटने जा रहे हैं। लेकिन मेरा दिल मानता नहीं कि वो इस काम से जा रहे हैं। ये बहाना ज़रूर रखा होगा सामने, बिहाइंड द सीन कुछ और किया है। अच्छा जी, कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में जो टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर रजब भट्ट साहब नामी एक शख्सियत हैं, जिनको हाल ही में बिग ब्रदर वापस लाया था। याद होगा, हमने कवर की थी वो सारी स्टोरी जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर राहदारी ज़मानत दिलवाई गई थी, जहां पर जो मौजूदा वफाकी वज़ीर अलीम खान साहब हैं, उनके एक राइट हैंड जो हैं वो उन्हें गाड़ियों में लेकर घूम फिर रहे थे। एयरपोर्ट के भी अंदर से प्रोटोकॉल से उन्हें बाहर निकाला था, तो पता चल रहा था कि वो हुकूमती सरपरस्ती के अंदर वापस आए। उन्हीं रजब भट्ट साहब के ऊपर मेरा ख्याल 295C तौहीन मज़हब और इस तरह के मुकदमात उन पर कराची में भी हुए। आज उनको वो भुगतने वहाँ पहुँचे तो अचानक क्या हुआ कि वहाँ चंद वकला ने उन पर हमला कर दिया, पिटाई की, उनकी शर्ट फाड़ी, छोटी सी खराश उनके यहाँ बाजू पर भी लगी, आँख के ऊपर के करीब मुक्का लगा, वो भी ज़रा नील पड़ा, और भी जगहों पर, जिसकी हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर कभी भी किसी के साथ भी तशद्दुद को इंडोर्स नहीं करता। मैं कहता हूं कानून, हाँ, आवाज़ उठाइए अपने मुंह से, जो कानून के अंदर आपको इजाज़त है वो तनकीद कीजिए, कानून के हिसाब से बात कीजिए, आप क्रिटिसाइज़ कीजिए जितना मर्जी अपनी आवाज़ से, अपने अल्फाज से। लेकिन ये जो तशद्दुद का एलिमेंट है, इसको मैं एंडोर्स नहीं करता, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। जैसे ये मामला हुआ, हमने ट्वीट करके इसकी मजम्मत की और देखा कि वहाँ पर किस तरीके से वकला जो है उन्होंने भाग भाग के उनके पीछे उनको मारा, और उनकी शर्ट वर्ट भी थोड़ी सी फट गई। लेकिन जैसे ही मैंने ये ट्वीट किया, एक बहुत ही मोतबर साबिक जज भी रहे हैं हाई कोर्ट के और मोतबर वकील हैं, बुजुर्ग वकील हैं कराची के, उन्होंने मुझे कॉल की और वो हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा, गिल साहब आप भी आज, उन्होंने माजरत की लफ्ज़ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि गिल साहब लगता है आज आप भी चे बन गए। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा कि ये सारा स्क्रिप्टेड था। ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा, मेरे पीछे न पड़ जाइएगा। उन्होंने कहा ये सारा स्क्रिप्टेड था, जिन वकला ने किया उनको हम जानते हैं, वो चौधरी साहब के बंदे हैं। उन्होंने कहा कि ये चौधरी साहब की तरफ से ही लाए गए थे, ये जो भट्ट साहब हैं, और इनको अब क्योंकि हीरो बनाना और हीरो बना के इनसे फिर इमरान खान के खिलाफ काम करवाना, इसीलिए तो इनको बाहर से लाया गया है। तो ये सब कुछ वहाँ स्क्रिप्टेड हुआ है,
कुछ ऐसा नहीं हुआ, इन वकला को कहीं पर याद नहीं, और अगर वकला को होता तो यही साहब जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए थे, वहाँ तो वकला ने कुछ नहीं कहा। लाहौर में भी जाते रहे, वहाँ तो कुछ नहीं कहा। और फिर उन्होंने मुझे अगली बात कही कि ये क्योंकि बिग ब्रदर के आदमी हैं, जाहिर है वो एमआई और आईएसआई की तरफ इशारा था उनका। उन्होंने कहा कि अगर वाकई ये इंडिपेंडेंट तरीके पर इन पर हमला हुआ तो जिन वकला ने किया, आप देखेंगे उनके खिलाफ सख्त एफआईआर दर्ज होगी, और सिर्फ एफआईआर नहीं दर्ज होगी, उन्हें चंद दिन जेलों में भी रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखें आप देख लेंगे कि कोई जेल शेल वाले लंबे चक्कर नहीं होंगे, कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा, उन वकला को कुछ खास नहीं कहा जाएगा, मैक्सिमम शायद एफआईआर दर्ज हो और वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी शायद दर्ज हो और शायद वो भी ना हो। तो अब मैं तो हैरान हो गया कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। फिर उन्होंने एक और भी बात कही, उन्होंने कहा कि जैसे याद कीजिए वो कैलीग्राफी वाला इंसिडेंट, इसमें खातून ने कैलीग्राफी वाला ड्रेस पहना था और फिर शहर बानो नकवी साहबा वहाँ पहुँची थी, टॉम क्रूज़ बनी थी वो जनाना टॉम क्रूज़, और वहाँ से वो उन्हें निकाल के लाई थी। और बाद में पता चला था लोगों ने क्लेम किया था कि लोगों का ओपिनियन था कि वो सब झूठ था और वो सब एक स्टेज्ड ड्रामा था। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में वो मर्डर ब्रेक ली थी, है वाली, याद है आपको, और उसके बाद उनकी माड़ी किस्मत ऐसी, उन्होंने वो मर्डर ब्रेक ली कि उसके बाद डॉक्टर जो अली जैन है उन्होंने सारा का सारा जो कहानी है वो फोड़ दी कि उनके साथ इन मोहतरमा ने क्या किया, कैसे उनसे भत्ता लिया 14 लाख रुपए का। बहरहाल आज जो मुअज़्ज़ज़ साबिक़ जज साहब और वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि इस सारे इंसिडेंट में भी एक शहर बानो नकवी थी, एक मर्दाना शहर बानो नकवी थी। तो उन्होंने कहा कि आप खुद ढूंढें उनको, फुटेज में आपको देखेंगे वो भी जैसे वो बचा के निकली थी, ऐसे ही मर्दाना शहर बानो नकवी साहबा जो है वो बचा के निकली हैं। तो उनके मुताबिक, ये उनका ओपिनियन है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, मैं किसी सूरत की बात नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आपको पता है ना। अल्ताफ भाई क्या कहते हैं, सुन लें। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। तो जो कुछ हो रहा है, और फिर कराची का मामला है, तो मुझे अब नहीं पता कि हरामीपन है या हलालीपन है जो हुआ है, लेकिन जो कुछ ओवरऑल चल रहा है तो उसमें तो जज साहब की और जो सीनियर वकील हैं उनकी बात के अंदर मंतक भी है और वजह भी समझ आती, क्योंकि अगर बिग ब्रदर जो हैं वो डकी बाई को इतना साफ सुथरा करके निकाल सकते हैं दूसरों को, तो इनको क्यों नहीं? किस वकील की जरूरत होनी थी पास आने की अगर बिग ब्रदर का पूरी शफकत साथ है तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा कई दफ़ा हम लोगों को हीरो बनाने के लिए, आप हीरो को भी फिल्म में क्यों लाइक करते हैं, पहले सोचिए, आप हीरो को क्यों लाइक करते हैं? हीरो के साथ ट्रेजेडी होती है, मार पड़ती है, लड़ता है। सनी देओल की आपको मूवीज़ नहीं याद कि वो किस तरीके से फिर लड़ाई करता है, उसका जिस्म काटा जाता है, उसके साथ जुल्म किया जाता है। तो जब कोई मजलूम बनता है, किसी के साथ कुछ होता है, तो फिर ही वो हीरो आपकी नज़र में बनता है ना, और वो फिर जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जैसे अभी मिर्ज़ा मोहम्मद अली को जेल का चक्कर लगवा के बाहर निकाला और वो भी इमरान खान के खिलाफ लॉन्च हो गए। तो ये कई लोगों को जो जेल में लेके जाया जाता है वो किसी और मकसद के लिए लेके जाया जाता है। सभी जेल में जो है वो आप ये समझ लीजिए कि सभी जेल में कुर्बानी देने नहीं गए होते। कुछ जो गीदड़ नुमा लोग होते हैं उनको भी बकरों की शक्ल में बाहर लाकर फिर लॉन्च किया जाता है कि इनकी भी कुर्बानी देनी है। हालांकि उनकी कुर्बानी जायज़ ही नहीं होती और ना कभी होती है, लेकिन वो फिर लोगों की आंखों में अच्छी धूल ज़रूर झोंक दी जाती है कि वो जेल से होकर आए या उन पर कोई जुल्म हुआ। तो ये आज वहाँ पर सानिया हुआ। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो सुन लीजिए। काबीना डिवीज़न इस्लामाबाद से सरकारी गाड़ी गायब हो गई। कोई 80 लाख या करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी होगी है या उसके इर्द गिर्द होगी, या चलो 60-70 लाख की कम से कम होगी। 6 माह गुजर जाने के बावजूद गाड़ी का कोई सुराग ना मिला। काबीना डिवीजन में हकाम सरकारी गाड़ी को तलाश करने में नाकाम हो गए। सरकारी गाड़ी के गायब होने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये सबसे पहले मैं बता दूं कि एबीएन न्यूज़ की ये खबर है, एबीएन न्यूज़ का क्रेडिट है इस खबर का। तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करवा दी गई और उसके अंदर काबीना डिवीज़न के ही कुछ लोगों को नामजद कर दिया गया। जिन साहब को नामजद किया गया वो गालिबन वजारत दिफा से इस तरफ आए हुए हैं, पहले वो वजारत दिफा में होते थे। एफआईए ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मुकीम हिना आयरा को गाड़ी गायब होने के सिलसिले में तलबी का नोटिस जारी किया। गायब होने वाली सरकारी गाड़ी मुबैना तौर पर हिना आयरा के ज़ेरे इस्तेमाल थी। सरकारी गाड़ी अफसरान बाला की हदायत पर खातून को फराहम की गई थी। गाड़ी के गायब होने के बाद सीनियर अफसरान को काबीना डिवीज़न से वापस अपने महकमे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, मीन वजारत दिफा में। एफआईए ने मज़कूरा सीनियर अफसर को एफआईआर में नामजद नहीं किया। करके खुने से कुआने थे आपने उनको नामजद, उनको कैसे कर लेते आप नामजद? तो ये तासर है, सोच है
तज्जिया है, क्लेम है लोगों का कि शायद 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 हिना आयरा साहबा भी जो हैं वो बिग ब्रदर के लिए काम करती हैं और उन्होंने ये गाड़ी दिलवाई थी और फिर मामला शायद हाथ से निकल गया, या शायद अब वो काबू नहीं आती होंगी, काम नहीं कर रही होंगी उनके लिए, इसलिए उनको फंसाया। पर लिए नहीं समझ, लेकिन ये गाड़ी गायब है, मिल नहीं रही और इन खातून के पास थी जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव और एम्बेसडर्स और इन सब के दरमियान में वो घूमती फिरती हैं, और अब ये एक मामला चर्चा जो है वो वहाँ चल रहा है। अगली खबर ले लीजिए, बड़ी खबर है ये, और खबर ये है कि पंजाब पुलिस के 2 आला अफसरान जो हैं, जिनमें एक डीआईजी और एक एसएसपी शामिल हैं, फ्रांस जाना चाहते थे विजिट वीज़ा पर, उनको वीज़ा से उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया, वीज़ा एप्लीकेशन उनको वीज़ा नहीं दिया गया। वजह क्या बताई गई, ये हम जिनकी खबर है वो भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्रेडिट उन्हीं का है। वजह यह बताई गई है कि पंजाब पुलिस जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करती है, एक ऐसा इदारा है और इसके अफसरान, इसलिए इनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट किया गया है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो सहाफ़ी हैं वो क्लेम कर रहे हैं, और उनकी हम जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने एक खबर दी है वो भी आपके सामने जो है वो रख रहे हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि आप में से कई लोग कहते हैं ये एहतजाज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये यूरोपीय यूनियन को लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये फलाने। मैंने आपको बताया था कि कई दफ़ा कुछ चीज़ें आप लिख देते हैं, वो फाइलों का हिस्सा बन जाती हैं, उस वक्त कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं होता, होता है। उस दिन ना हो तो अगले दिन होता है, अगले दिन नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं तो अगले साल होना तो होता है। तो ये एक बड़ी खुशाइंद खबर है अगर ऐसा हुआ है, और मज़ीद भी मुल्कों को लिखना चाहिए, इन सब के नाम देने चाहिए, ताकि आइंदा भी इन सब के जो वीज़ाज़ हैं वो तो कम अज़ कम जो है इन सब के कैंसिल हों, इनको पता चले, आगे इनके फिर ख़ानदानों की भी इतलात साथ देनी चाहिए जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और इनकी ये सारी जो हरामीपन हो रहा है उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी इन मुल्कों को देनी चाहिए, ताकि इनके वीज़े कम अज़ कम ना लग सकें। जो माल पानी लूट के इन्होंने बाहर जाके अयाशी करनी है उससे तो काम रुके। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी, ये सबूक सैयद साहब की खबर है, और ख़बर यह है कि G6 के एक मदरसे में, मतलब कि एक दौर ऐसा भी था, वो कहते हैं कि जब कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म होता था और ज़ाहिर है उसके बाद कई दफ़ा लंबी छुट्टियां हो जाती थी, तो फजल रहमान साहब जो है वो अपना बचा खुचा सामान G6 के एक मदरसे में रखते थे, क्योंकि इस्लामाबाद में उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। फिर उनकी टीम में सेनेटर तलहा महमूद जैसे लोग आए, अब उनके पास महंगे तरीन इलाके में 4 कनाल का घर है। ये सबूक सैयद साहब जो हैं ये खबर दे रहे हैं, मोतबर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, वो ये खबर दे रहे हैं। अच्छा, अब यह खबर दे रहे हैं, ये अपना एक बैकग्राउंड बता रहे हैं जो उन्होंने सारी उम्र फजल रहमान साहब को देखा, वहाँ कवर किया। अब हम इस खबर को ज़रा थोड़ा सा एक और तनाज़र में आपके सामने रखते हैं, ताकि आने वाले दिनों में क्या होना है वो आपको समझ आ जाए। याद कीजिए, जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो मौलाना साहब, पूरा एहतराम उनका, हमसे बड़े भी हैं, आलम दीन भी हैं, पूरा एहतराम, लेकिन सियासी कमेंट्री ही करेंगे। पूरे एहतराम के बावजूद ये बताना पड़ेगा कि 26वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारी लाश से गुजर के होगी। बयान इतना तत्ता दे दिया कि हमारे चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी। हालांकि आपको पता, बड़े जय्यद किस्म के, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े तगड़े साफ़ी हैं वो। उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी कि आप मौलाना जितनी दूर चले गए हैं यहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल है। पीटीआई भी फंस गई, मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल है, जमात का ख्याल नहीं, मैं ज़ाती ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पर। तो पीटीआई जो है वो भी फंस गई। पीटीआई ने भी, जैसे मेरा मतलब है कि सोचा कि यहीं से चश्मा यहीं से फूटना है, पीटीआई भी जा खड़ी हुई। मैंने बहरहाल उस वक्त, क्योंकि मैं कमेटीज़ का मेंबर था, तो मैंने उस वक्त अपना ओपिनियन दिया कि ये ना करें। मैंने उन्हें कहा कि फजल रहमान साहब का एहतराम, लेकिन बसद एहतराम वो कभी भी जर्नल्स के मुखालिफ कभी जा ही नहीं सकते। उन्होंने वही करना है जो जर्नल्स ने उन्हें कहना है। लेकिन पीटीआई ने ना सुनी उस वक्त। मीन जो लीडरशिप थी उनको लगा, और उनकी भी कोई गलत नहीं थी उसमें बात, वो भी इंटेंशन तो उनकी भी अच्छी थी कि चलें इस 26वीं तरमीम को रुकवाते हैं। अच्छा, खैर, पीटीआई के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, दूसरों के साथ भी अपना रेट बढ़ाया सियासी तौर पर, और फिर आखिर पर जाके उन्होंने अचानक ऐलान किया कि हम वोट देंगे 26वीं तरमीम को, क्योंकि इसमें से हमने बहुत ज़रूरी जो तरमीमें थी वो निकलवा दी। अच्छा जी, फिर उन्होंने वोट दिया और सबको उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, और आखिर किया वही जो जर्नल्स चाहते थे। फिर 27वीं तरमीम आई, और उसमें भी उन्होंने कहा कि ये कर देंगे और वो कर देंगे। खुद फिर बांग्लादेश चले गए उन्हीं दिनों। कोई एहतजाज नहीं 27वीं तरमीम के लिए, कोई लॉन्ग मार्च नहीं, कोई मदरसे के बच्चे नहीं, कुछ नहीं मौलाना साहब ने किया। बल्कि जो तरमीम करने के लिए सेनेटर एक कम था वो इन्हीं की पार्टी में से मुयस्सर आया। उसके बाद इन्होंने बड़े बयान ठोके कि हम इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं की गई उन सेनेटर साहब के बारे में, ठुस सब कुछ। तो इसका मतलब वो भी मिली भगत ही थी। अब ये सारी बात आप कहेंगे किन किस्सों को ले बैठे गिल साहब, आप बताता हूं। अब मैं आपको आगे का हाल बताने लगा हूं क्या होगा।
अब फजल रहमान साहब ने तगड़ा बयान दिया है कि ना गजा की तरफ सोचना भी ना हमारी फौज भेजने को। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है, मेरे मुंह में खाक हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मौलाना साहब और चुकेंगे काम को, ये और ऊपर जाएगा काम, ये और ऊपर जाएगा, बड़ी तत्ती स्टेटमेंट्स देंगे, एक दफ़ा गरमा देंगे माहौल को, फिर कोई ऑल पार्टीज काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस होगी, कोई बड़ा पॉलिटिकल जनाब एक इकट्ठ होगा और उसके अंदर फिर मौलाना निकल के कहेंगे कि देखें जैसे खाना काबा का और मदीना का जो वहाँ की प्रोटेक्शन है हमारे ज़ुम्मे है, ऐसे ही अल्लाह ने अगर हमें सादत दी है कि हम किबला अव्वल की हिफाजत करें तो क्यों नहीं हमारी फ़ौज जाएगी। हमने सख्त तरीन शराइत रखी हैं कि हमारी फ़ौज जाएगी, लेकिन वो किसी सूरत भी वहाँ पर जो है वो हमास के अगेंस्ट कुछ नहीं करेगी या फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट कुछ नहीं करेगी। तो हमारी फ़ौज जाएगी और वो तो बड़ी सादत की बात है जिसके लिए जाएगी, मतलब आखिर पर वो 26वीं आईनी तरमीम की तरह ही लाश से गुजरते हुए उसके बाद तमाम बयानात देते हुए आखिर पर उसी को वोट दे देंगे। तो ये भी टोपी वो वाली टोपी नहीं जो सुहेल वड़ाइच साहब की गायब हो गई है, उस टोपी की बात नहीं कर रहा। ये जो दूसरी बयानिया वाली टोपी होती है, टोपी फजल रहमान साहब आप देखेंगे उलमा कराम को भी पहनाएंगे, सबको, सियासतदानों को भी पहनाएंगे और आपको भी पहनाएंगे। ये आज की तारीख लिख लें, आज 29 दिसंबर है 2025, ये लिख लें और आपको याद आएगा जिस दिन ये करेंगे। ये मेरा तज्जिया है, खबर नहीं है, गलत भी हो सकता हूँ, आने वाले दिनों में होगा तो फिर आपके सामने रखेंगे। चलने से पहले आपके सामने रख दें कि जो तोशा खाना 2 के अंदर इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सजाएं हुई हैं, उनके लिए अपीलें सलमान सफदर साहब और उनकी टीम ने प्रिपेयर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपीलें तैयार करके दायर कर दी हैं।